नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 13 जनवरी 1995 और जन्म का समय प्रातः 10 बजे का है। जन्म स्थान भवानीपटना, उड़ीसा। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत करा दूं। शुक्रवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। पौष मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में। वैश्यवर्ण, मनुष्यगण, वृषभ राशि ये भूमि तत्व की राशि है और शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली की ओर आइए। कुंभ लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। राशि इनकी वृषभ, लग्नपति लग्न में ही बैठे हैं 15 अंश 17 कला के साथ। हालांकि लग्न का मान 26 अंश है, परंतु लग्नपति बेहद बली स्थिति में षडबल के सबसे बलवान ग्रह बन करके और वर्गोत्तमी होकर, क्योंकि कुंभ में ही नौमांश में भी है, फलतः लग्नेश लग्नगत हैं और अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति। वहीं इनकी कुंडली में अगर आप देखें तो चंद्रमा, जो कि रोहिणी नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में 11 अंश और 48 कला के साथ गुरु और शुक्र की दृष्टि से दृष्ट, ये गज केसरी योग है। चंद्रमा का केमद्रुम भी भंग होगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हुए हैं और दोनों शुभ ग्रह से वो दृष्ट हैं। बारी आती है मंगल की, जो कि सप्तम में बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट। प्रिय दर्शकों, यही है चतुस्सागर राजयोग। केंद्र के चारों घरों में ग्रह हो। आमतौर पर कई बार चतुस्सागर राजयोग में मैं भी अपने कार्यक्रमों में देखा होगा कि राहु भी जब होते हैं तो मैं गिन देता हूं, यानी किसी भाव में राहु भी अकेले हैं तो भी चतुस्सागर राजयोग कह दिया जाता है। लेकिन मूलतः चतुस्सागर राजयोग का जो प्रमाण है वो यही है। सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत के ही ग्रहों की गणना होनी चाहिए। तो ये है चतुस्सागर राजयोग, जिसे आप देख रहे हैं जन्म कुंडली में। अब बारी आती है इस कुंडली में राहु की, जो कि स्वाति नक्षत्र में जाकर के भाग्यभाव में बैठे हैं। भाग्यपति जाकर के कर्म में, कर्मपति सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। कर्मपति जाकर के कुंडली के सप्तम में, सप्तम पति जाकर के लाभ में, और लाभपति पुनः कुंडली के दशम में कामधेनु योग। तो यहाँ लाभपति और भाग्यपति, धनपति भी देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठे हुए हैं। गुरु शुक्र की यहाँ पर युति है। ज्योतिष शास्त्र में इस युति के बारे में आप मेरे हाल फिलहाल के दिनों के वीडियोज में देखे होंगे। मैंने कहा था कि जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र की युति किसी भी भाव में हो, जातक धनवान अवश्य होता है। एक और पॉइंट है, द्वितीय भाव का स्वामी जन्म कुंडली के दशम भाव में जाकर के बैठे तो जातक एक ऐसे परिवार में जन्मा हो जहां खाने को न हो तब भी एक सुखद और सफल जीवन व्यतीत करता है। कुंभ लग्न की कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र हैं, जो कि कुंडली के दशम में बैठे हुए हैं। हालांकि दशम में शुक्र कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं माना गया है। कारण क्या है कि वो दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। जैसे इस कुंडली में अगर आप देखें तो चंद्रमा चतुर्थ में दिग्बली हैं। शुक्र भी यहां होते तो दिग्बली होते, लेकिन ये दिग्बल से सर्वथा विहीन है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति के साथ उनका होना, देवगुरु बृहस्पति दशम के कारक हैं और ये दोनों के दोनों ग्रह अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र में दशम भाव में बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, नौमांस में भी ये दोनों के दोनों ग्रह युति में ही हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो कुंडली प्रथम दृष्टया देखने में बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई पड़ती है। अभी बीते दिनों मैंने कुंभ लग्न की चर्चा की थी। मैंने कहा था एक जादुई व्यक्तित्व। निसंदेह ये लग्न अपने आप में बेहद खास है। शनिदेव से प्रभावित ये लग्न अपने आप में बेहद ही श्रेष्ठ है। निसंदेह इस लग्न के जातकों की यदि बात करें तो इनके जीवन काल में आकस्मिक घटनाएं बहुत घटित होती हैं। उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन अपने जीवन काल में सफल भी बहुत होते देखे गए हैं। प्रिय दर्शकों, एक दो और बातें हैं जिसे समझ लीजिए इस कुंडली के लिए। इस कुंडली में चूंकि 1995 का इनका जन्म है
और 2024 के मार्च में जाकर के इनको राहु की दशा समाप्त होने वाली है। इस लग्न के दृष्टिकोण से राहु की दशा कोई खराब नहीं है। राहु जबकि स्वाति नक्षत्र में भाग्य भाव में स्वयं के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और तुला राशि में शुक्र की राशि में बैठे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से, एक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी होने के दृष्टिकोण से मैं यही कहूंगा कि राहु की दशा कभी ठीक नहीं हो सकती है। वो कहीं ना कहीं शिक्षा को बाधित कर देते हैं, मन को भटका देते हैं। अब वो राहु समाप्त तो हो रहे हैं, लेकिन गुरु की दशा इनको लगने जा रही है 2024 के मार्च से 4 मार्च 2024। अब देव गुरु बृहस्पति की यदि हम बात करें तो वो इस लग्न में सामान्यतया देखें तो कारक नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली का दूसरा भाव मारक भाव और छठे से छठा लाभ भाव भी अकारक, फलतः देव गुरु बृहस्पति को अकारक अथवा मारक ग्रह कहा जाएगा। परंतु पूर्व में कुछ दिन पूर्व ही एक कार्यक्रम में मैंने बताया था कि कुंभ में देव गुरु बृहस्पति, कुंभ राशि में देव गुरु बृहस्पति कर्कवत फल देते हैं, यानी उच्च के समान फल देते हैं। फलतः इस लग्न में अकारक होकर के भी अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो उनका प्रभाव अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि नौमांस में भी ये पंचम में बैठे हुए हैं जो कि उनका त्रिकोण भाव है, जहां के वो अति विशिष्ट कारक हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो कुंडली की स्थिति तो अच्छी दिखाई पड़ रही है, शिक्षा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब। अब एक और पॉइंट है जिस पर नजर सीधा सीधा जाता है, वो है इनकी जन्म कुंडली का सप्तम भाव, और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि, देव गुरु बृहस्पति जो कि पति के कारक हैं उन पर शनि की दृष्टि। सूर्य की यदि हम बात करें तो सूर्य केतु के अलावा और किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है, परंतु शनि की दृष्टि जो है सप्तम और साथ ही साथ सप्तम कारक, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य कारक हैं, गुरुपति कारक हैं, सब शनि से दृष्ट हैं। और सप्तमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि, जो तो शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक निसंदेह इनके 2 ही विवाह होते हैं। प्रिय दर्शकों, इस विषय पर अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बात विवाह की अगर आ ही रही है तो हमारे पास एक और विकल्प है। आज के इस परिवेश में यह बात तो थोड़ा विचारणीय है। कैसे? देखिए, दाम्पत्य जीवन का मतलब समय के हिसाब से उस समय भी बदलता था, अब भी बदल रहा है। अब आज के इस समय में दाम्पत्य जीवन में एक गृहिणी होगी, एक पति होगा, कमा करके नौकरी से लौटेगा, पत्नी पानी लिए दरवाजे पर खड़ी होगी, बच्चे दौड़ के आ जाएंगे। कहाँ हो रहा है ये? अब कहाँ है ये? तो कहीं है ही नहीं। लोग सुबह नौकरी करने जाते हैं और शाम को जब आते हैं जबकि बच्चे उनके सो चुके होते हैं। कई बार ये लोगों के ही मुंह से सुनने को मिलता है कि बच्चे को हम बड़े होते देख ही नहीं पाए। वो जमाना नहीं रहा कि पत्नी पानी लेकर के खड़ी, क्योंकि पत्नी भी जॉब करने जा रही हैं। तो दाम्पत्य का अब जो मतलब है वो लगभग हर किसी के लिए विच्छेदात्मक वाला ही है। अब वो दाम्पत्य का मतलब भी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा एक और भी तो सूत्र कहा करता हूं, न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। तब वो समय बदल चुका है। तो ये बात वैसे ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सप्तम भाव में मंगल पर शनि की दृष्टि हो तो ब्रह्मा की भी पुत्री हो, उसका वैधव्य उसको देखना पड़ेगा या दाम्पत्य विच्छेद उसको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आज के इस परिवेश में अभी 1995 की हैं और संभवतः और 2 साल, क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम पर है तो विवाह थोड़ा विलंबित ही होगा। तो विलंबित हो जाए तो समझ लिए कि लगभग दूसरे विवाह के समय में, आजकल तो दूसरे क्या तीसरे विवाह के समय में पहला विवाह हो रहा है। तो उस अवस्था में ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं, बस थोड़ी कुंडली मिला ली जाए, ग्रह मैत्री मिला ली जाए, जातिका मांगलिक है, लड़का भी मांगलिक देख लिया जाए, या मांगलिक होने के साथ साथ इस लड़की का कुंभ विवाह भी करा दिया जाए, तो चीजें बहुत हद तक नियंत्रण में आ जाएंगी और ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। अब इनके कुछ प्रश्न हैं, आइए उन प्रश्नों को मैं आपको बताता हूं। वर्तमान समय में आप जानते हैं वृषभ राशि को ढैया, साढ़े साती कुछ भी नहीं है। अब इनका जो पहला प्रश्न है वो है कि अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूं, क्या मैं सफल हो पाऊंगी? आइए इनकी जन्म कुंडली को देखें। अभी इस कुंडली की मैंने खूब प्रशंसा की है, भरपूर प्रशंसा की है। सूर्य की स्थिति पर अगर आप नजर डालें तो 28 अंश और 43 कला पर सूर्य हैं। मैं आपको बताते चलूं कि ये सूर्य मृत अवस्था में, हालांकि धनु राशि के सूर्य को बड़ा अच्छा माना गया है, परंतु मृत अवस्था के नौमांस में भी ये सूर्य धनु राशि में होने के चलते वर्गोत्तमी है, परंतु षडबल के सबसे कमजोर ग्रह हैं, मृत अवस्था में है वो इस कुंडली में, दृग्बल उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक सलाह दे देता हूं, मैं फिर दोहरा देता हूं ताकि इस बात को आप भूलिए मत। इस कुंडली में धन की कोई कमी नहीं है। महाधन योग कई प्रकार से लगा हुआ है। धनेश और लाभेश का कुंडली के दशम में होना कामधेनु योग है, और लाभेश और भाग्येश की युति कुंडली के दशम में यह भी एक तरह से महाधनी योग है। यहां गज केसरी योग दो प्रकार से सिद्ध हो रहा है। कोई पैसे की कमी इस कुंडली में नहीं है। अब बारी आती है आपके यूपीएससी की तैयारी की।
बीते दिनों अभी अभी आपने राहु की दशा देखी है। राहु की दशा का मूल जो कार्य वो काम है, वो विद्यार्थियों की शिक्षा को बाधित कर देते हैं, मन को भ्रमित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा कमजोर अवश्य हुई होगी। फिर भी अगर आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, तो मेरी राय है आप जरूर तैयारी करिए। तैयारी में कमी की तो बात मैं कहूंगा ही नहीं कि आप उसको कहीं भी कम छोड़िए, आप जरूर करिए। आपका एक आगे का प्रश्न है, क्या मेरे विदेश सेटल होने के चांसेस हैं? स्वदेशपति कर्म में विदेशपति लग्न में, जो कि लग्नेशी हैं, और परमानेंट विदेशपति विदेश में। आईएफएस की तैयारी करके देखिए, है तो यूपीएससी की तैयारी में ही वो परीक्षा एक साथ ही होगी, निकल गया तो आप विदेश जाने के योग भी इस कुंडली में बहुत अच्छे बन रहे हैं और आप वहां सेटल भी हो सकती हैं। परंतु देखिए, ये बात भूलिए मत, खाली मैं यहां से बैठकर बोल दूं और आपका यूपीएससी क्लियर हो जाए, ये कहना आसान है। एक चीज और भी है, वो क्या? इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये लग्नेश अपने आप में इस कुंडली में इतना बल रखते हैं कि यूपीएससी इस कुंडली के लिए छोटी बात है। परंतु कुछ और भी चीजें हैं जिसे समझना होगा। पहला पॉइंट था राहु की दशा का होना, जो डिस्टर्ब करने वाला है। दूसरा पॉइंट है आपका मनुष्य गण का होना। बीते दिनों में समस्या रही थी, ये हर किसी के जीवन में है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां सदैव हैं। लेकिन अगर देव और राक्षस गण की चर्चा करें तो वो अगर उन्होंने मन में ये सोच लिया कि मुझे अब यही पाना है, तो उसे प्राप्त करने के लिए वो जी जान लगा देंगे। जबकि मनुष्य कई बार क्या करता है कि परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, बहाव के संग बह जाता है, वो धारा के विरुद्ध कई बार नहीं जाता। लग्न पर मंगल की दृष्टि, दशमस्थ जो ग्रह होते हैं वो भी केंद्र को प्रभावित करते हैं, यानी लग्न को, दशमस्थ केंद्र ही है, वो भी लग्न को प्रभावित करते हैं, भले उनकी दृष्टि पड़े चाहे ना पड़े। तो मंगल से, गुरु और शुक्र से, शनि है ही, राहु से भी प्रभावित हो रहा है आपका लग्न। मैं फिर दोहरा दूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस कुंडली के लिए कि यूपीएससी क्लियर हो जाए, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि गुरु की दशा आते आते हो जाए, क्योंकि गोचर कुंडली में मई 2024 देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आ रहे हैं, आपकी राशि पर, वृषभ पर। और अगर उसी समय देखें तो गुरु की दशा भी आपको रहेगी, तो वो एक साल ही बहुत मजबूत है। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि यूपीएससी की तैयारी करिए, आईएफएस क्लियर हो जाए तो आपके विदेश सेटल होने के बहुत अच्छे चांस हैं। प्रयत्न होना चाहिए, लेकिन फिर वहीं घूम फिर करके आ जाऊंगा, प्रयत्न उस आला दर्जे के होने चाहिए अब, क्योंकि राहु की दशा ने कहीं ना कहीं कमजोर अवश्य किया होगा। और अगर आप अब ये कहती हैं कि नहीं मैं जी जान लगा दूंगी, तो ये बात तय है कि सूर्य थोड़े हैं कमजोर, पर वर्गोत्तमी है। प्रयास किया जाए तो सरकारी नौकरी तो अवश्य ही प्राप्त की जा सकती है। एक और पॉइंट, अब इन्होंने पूछा है कि क्या सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट या कोई व्यापार। मैं इस सवाल का जवाब ऑलरेडी उस तरह से दे चुका हूं कि धन की कमी नहीं दिखाई पड़ रही इस कुंडली में। अब एक पॉइंट है, बात धन की आए तो आपका विवाह किसी ऐसे परिवार में भी हो सकता है जहां पैसे वाले लोग हों, तो धन की कमी तो वैसे भी नहीं आएगी। और बाकी ये कुंडली कह ही रही है धन की समस्या नहीं आने वाली है। पहले मान करके तो आपको यही चलना है। अच्छा, एक और बात, प्रिय दर्शकों, यहां पर इस जन्म कुंडली को जरा ध्यान से समझने का प्रयत्न करिए। बुध जो कि व्यापार के कारक ग्रह हैं, वो जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। सप्तमपति जो व्यापार भाव है वो इस कुंडली में मृत अवस्था में सूर्य हैं। बुध की यदि हम बात करें तो बुध 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं और सूर्य शनि के मध्य पाप मध्यत्व में है। फलतः आपको पूर्ण रूपेण सरकारी नौकरी के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए कि सरकारी नौकरी नहीं होती है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर में या व्यापार करके मैं धन नहीं कमा सकती? नहीं, इसमें कहीं कोई दो मत ही नहीं है कि ये लग्न अपने आप में बहुत मजबूत स्थिति में है, विशेष करके लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में है, दसम भाव आपका बहुत मजबूत स्थिति में है। भाव बल की स्थिति के हिसाब से भी मैं देख रहा हूं कि आपकी कुंडली में भावों में बल बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से आप नौकरी व्यापार दोनों कर सकती हैं। परंतु देखिए, एक बात आपको बता दूं, ये ठीक है कि इस कुंडली में, जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले कुछ बातें कही कि आज के समय में विवाह की परिस्थिति बदल गई है, विलंबित विवाह हो रहा है, दूसरे तीसरे विवाह के समय में पहला विवाह, ये सारी बातें सही हैं। पर ये जो योग है, इस हमारी बात से वो योग तो समाप्त नहीं हो गया ना, वो योग तो तब भी है।
यानी आपके सप्तम भावस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि का होना जो विच्छेदात्मक दृष्टि है, गुरु पर शनि की दृष्टि का होना जो विच्छेदात्मक दृष्टि है, तो ये सारी बातें तो इशारा इसी तरफ कर रही हैं कि दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं है। उस अवस्था में आपकी अपनी खुद की सरकारी नौकरी होगी तो जिंदगी कहीं ज़्यादा सुरक्षित होगी। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी गुरु की दशा आ रही है और आपको जी जान लगा करके प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर और व्यापार दोनों आपके हाथ का है। इस लग्न के पास इतना बल है कि लग्न को वो संभाल लेंगे, व्यापार आप कर लेंगी बुध के कमजोर होने के बाद भी, पर आप प्रथम नौकरी पर ही फोकस करिए। विवाह किस वर्ष तक होगा, आगे वैवाहिक जीवन कैसा होगा, संतान सुख कैसा है, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इसकी चर्चा तो खूब हो चुकी है। विवाह कब होगा निर्भर करता है। शनि की दृष्टि सप्तम पर हो, मंगल सप्तम में हो तो विलंबित विवाह के योग होते हैं, लेकिन वो विलंबित विवाह का भी लगभग समय आपने पा ही लिया है। देखा जाए तो गोचर कुंडली के हिसाब से विवाह का वर्ष तो अगला ही है। 2024 के मई में एक बहुत प्रबल विवाह का योग आ रहा है और अगर घर परिवार के सदस्य प्रयास करें तो पूर्व दिशा विवाह की बहुत प्रबल है। पूर्व और दक्षिण साउथ ईस्ट में विवाह के बहुत प्रबल योग इस कुंडली में बन रहे हैं। तो अगर आप चाहती हो, आपके घर वाले चाहते हो, प्रयत्न किया जा रहा हो तो साउथ ईस्ट में विवाह की दिशा है और विवाह अगले वर्ष में हो सकता है। यानी पूरा एक वर्ष है, गुरु एक वर्ष का समय देते हैं। 2024 के मई से शुरू करके 2025 के मई जून तक, जब तक गुरु चेंज नहीं हो जाते तब तक आपके पास ये योग होगा। संतान सुख, संतान भाव का मालिक आपकी कुंडली में जाकर के 12वें भाव में, संतान भाव पर सूर्य की दृष्टि, संतान भाव पर राहु की दृष्टि, ये पॉइंट बहुत विचारणीय है। और ये क्यों विचारणीय है, प्रश्न खड़ा होता है, ये क्यों विचारणीय है। देखिए, ये आपका संतान भाव है, संतान पति का जाकर के कुंडली के 12वें भाव में होना। संतान भाव पर अगर देखें तो सूर्य की दृष्टि, सूर्य विलंबित संतति देने का काम कर देते हैं, राहु की दृष्टि भी विच्छेदात्मक ही मानी जाएगी। तो इस भाव पर अगर आप नजर डालें तो किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये भाव सुप्त नहीं है, परंतु ये भाव बहुत मजबूत भी नहीं। कारण देवगुरु बृहस्पति जो कि शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गए हैं और ये दोनों के दोनों ग्रह कहीं ना कहीं पाप मध्यत्व में गिने जाएंगे। उस अवस्था में संतान सुख बाधित है। अब ये संतान सुख इसलिए भी बाधित है क्योंकि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। तो दाम्पत्य जीवन के बाद ही तो संतति सुख हो सकता है। तो ये कड़ियां हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। सवाल उठता है कि संतति होगी ही नहीं, नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा है। संतति सुख है, लेकिन उसमें कई सारे पॉइंट हैं। संतानपति जो बुध है उनके पास 15 अंश है। राहु और सूर्य की बात करूं तो सूर्य की मृत अवस्था में है। राहु की दृष्टि की यदि हम बात करते हैं तो राहु 18 अंश पर दृष्टि डाल रहे हैं। एक गर्भपात और आगे चलकर के कन्या संतति के ही योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु ये प्रश्न ही नहीं है कि कन्या और पुत्र संतति हो, ये मायने रखता है। निर्भर करता है कि विवाह कुंडली मिलाकर के हो रही है कि नहीं। आपकी कुंडली मिलाकर के हो तो संतति सुख मिल जाएगा, लेकिन वो चूंकि संतति दूर जाने की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो कन्या संतति ही होगी जो विवाहोपरांत अपने घर को जाएगी। तो वो इसी बात की सूचना दे रहा है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न आपका वही था, विदेश सेटल। मैं कह ही चुका हूँ, IFS की अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप वहीं जाकर के रहिए, विदेश रहना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। भविष्य में धन संपत्ति और बाकी के जीवन में विकास कैसा, वो तो पूछना ही नहीं है। इस कुंडली में धन और इस कुंडली में विकास एक बहुत कमाल का विषय है। ध्यान से सुनिए, ये केवल आप मत सुनिए, सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं। प्रकृति कभी किसी से कोई भी चीज इस दुनिया में, इस धरती पर, याद रखिएगा, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, प्रकृति ने हर व्यक्ति को कैसे बराबर किया है, हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को उसने कैसे बराबरी का दर्जा दे रखा है, इसको समझने का प्रयत्न करना होगा। प्रकृति ने बैलेंस बड़ा कमाल का बनाया है, बहुत कमाल का। ये असल में पांचों उंगलियां कभी हमें बराबर नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन प्रकृति ने पांचों को गजब का बैलेंस दिया हुआ है। एक को भी हटा दीजिए तो अनबैलेंस हो जाएगा। ये एक को भी हटा दीजिए तो अनबैलेंस हो जाएगा। जो लोग, मैं इस पर और भी कभी बोल चुका हूं कई बार, कि जो लोग नेत्र से देख नहीं सकते उनको प्रकृति ने गजब की एक चर्म चक्षु हटाने के बाद एक अलग चक्षु दे दी है, भांपने की। एक शक्ति ऐसी उनके अंदर विकसित हो जाती है जो देखने वालों के अंदर विकसित कभी नहीं होती। आपके अंदर प्रकृति ने धन, विकास जबरदस्त दिया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ छीना है, वो वही है दाम्पत्य और संतति। इस पर उसने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। यही है वो बैलेंस, ऐसा ही बैलेंस करती है कि कई बार उस बैलेंस में हमें ऐसा लगता है, हमें कई बार लगता है ना, जब आप अपने आप से पूछें
शायद ये कहानी आपने सुनी होगी एक व्यक्ति की जिसके नाप का जूता कहीं नहीं मिलता था और अपने पैर से वो बड़ा ही दुखी था। उसको लगता था कि भगवान ने मुझे ऐसा पैर क्यों दे दिया। और जब उसने पैर जमीन पर घिसट घिसट कर चलते किसी व्यक्ति को देखा तब उसने सोचा कि भगवान ने तो मेरे साथ कितना अच्छा किया, मेरे पास कम से कम पैर तो हैं। तो प्रकृति ने हर किसी को अपने ढंग से बैलेंस किया हुआ है। जब हम कोई गरीबी में है तो वो यही सोचता है कि देखो भले मेरे पास बच्चे हों, परिवार हो, न होते अच्छा होता, धन होता। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि धन हो तो सब कुछ ठीक है। कई लोग ये कहते हैं शास्त्री यही हो जाए। अपने अपने ढंग से लोग मांग करते हैं। याद रखिए प्रकृति ने हर चीज बैलेंस किया हुआ है। अगर आपको कुछ दिया है तो बदले में कुछ कम किया है, और आपको कुछ नहीं दिया तो उसके बदले में जरूर कुछ विशेष दिया है। अब ये अलग बात है कि आपने जो आपको प्राप्त वरदान है उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो प्रकृति ने हर किसी को एक अभय दान दिया हुआ है, वरदान दिया हुआ है। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है हर तरह से। गुरु की दशा शुरू होने दीजिए, लग जाइए। सरकारी नौकरी है, हो जाएगी। विवाह अगर माता पिता करने के लिए प्रयत्न करा रहे हैं तो उस पर भी विचार कर लीजिए। ऐसा भी मत करिएगा कि नहीं नौकरी के लिए रुके रहिएगा, जब तक विवाह न हो मैं नौकरी नहीं करूँ, नौकरी ना हो विवाह नहीं करूंगी। अगर विवाह पहले हो जा रहा है तो वही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए कि जीवन की जो गाड़ी है वो चल रही है। किसी चीज के लिए रुकना इससे बड़ी बेवकूफ़ी होती ही नहीं है। जो लोग रुकते हैं असल में वो बहुत बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है। ये गाड़ी चल रही है, चढ़ते जाओ। ये सोच के रुकना कि नहीं फलानी गाड़ी आएगी, कोई फलाना एक्सप्रेस आएगा, उसी पर चढ़ेंगे, आप खड़े रह जाएंगे, आपसे लोग आगे निकल जाएंगे। आप चलते चलिए, जो गाड़ी मिले उसको पकड़ के आगे बढ़िए। ये चलने के लिए, रुकने के लिए नहीं है। तो रुकिएगा मत। अगर मिल रहा है विवाह करिए। उपाय के नाम पर भुवन भास्कर की आराधना करिए। आपके सूर्य कमजोर पड़ रहे हैं, बिना उनको मजबूत किए सरकारी नौकरी नहीं हो सकती है। सूर्य को बल दीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। रविवार का व्रत करिए, गुरुवार का भी व्रत करिए। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था गुरुवार के व्रत के लिए, वो करिए। रविवार के दिन आप भोजन तो कर सकती हैं, एक बार मीठा चीज नमक रहित वो आप खाइए। और साथ ही साथ इस कुंडली को अगर देखा जाए तो इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। शुक्र को बलि बनाइए। आप चाहें तो शुक्र का एक रत्न होता है ओपल, आप अथवा अमेरिकन डायमंड एडी, आप वो ले सकती हैं। विवाहोपरांत चाहें तो आप हीरा भी पहन सकती हैं। मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में शुक्रवार के दिन बना करके पहनिए। अगर ओपल पहनती हैं तो लगभग 9.25 रत्ती के आसपास का पहनिएगा, आप उसे पहनिए। अगर आपके पास अभी धन उतना नहीं कि ओपल पहन सके तो एक चांदी का छल्ला अंगूठे में या कनिष्ठा में डाल लेंगे तो उससे भी आपका काम चलेगा। ये शुक्रवार के दिन ही करिएगा। बाकी इस कुंडली में न तो कोई ऐसा विशेष दुर्योग है न कोई चिंता। विवाह कुंडली मिला करके करिएगा। लग्नगत शनिदेव चीजें डिले करके देंगे, लेकिन वो लगने से और लग्नगत हैं तो डिले ही देंगे, लेकिन देंगे अवश्य। होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा मत, शनिदेव को चाहने दीजिएगा, होगा अवश्य। और बाकी दूसरा कुछ नहीं करना, बस प्रयत्न करना है। प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली के संबंध में यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।